हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। हम लोग जो लास्ट आवर में हम लोग जो चैप्टर्स कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 12th को लेकर। और हम लोग जो आपको पता है कि आईएससी के लिए हम लोग अपना बायो का कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं। तो जो लास्ट आवर में जो क्लासेज हुई थी, जो क्वेश्चंस हुए थे, उसके बाद के क्वेश्चंस को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आगे करेंगे। और मैंने पहले ही बताया है कि आपको क्या करना है कि क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस से कंसर्निंग भी टॉपिक को आपको देखना है। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सिर्फ उतना ही नहीं देखना है, उससे कंसर्निंग टॉपिक को भी आपको देखना होगा। ओके ना, इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आगे की क्लासेस को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को लेकर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो लास्ट आवर का क्वेश्चन रहा है उसके बाद की सीरीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 13th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, 13th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। और इस 13th नंबर क्वेश्चन में हमारा टॉपिक है क्लोन, है ना। कहता है कि क्लोन्स आर इंडिविजुअल्स डैट हैव एग्जैक्टली द सेम। सेम का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा। ठीक है, और क्लोन का मतलब तो आप जानते ही हैं, क्लोन को क्लोन ही यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो वही ऑप्शन दे रहा है कि अगर कोई क्लोन ऑर्गेनिज्म है, तो क्लोन का मतलब पहले तो आप ये समझ लो क्लोन का मतलब क्या होता है। कहते हैं कि जब कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर वो दो सिमिलर फॉर्म में, मतलब वन और वन ऐसे समझो, ये दोनों जो है सिमिलर फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म है? सिमिलर फॉर्म होता है, सिमिलर फॉर्म, है ना। तो एक ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग सिमिलर फॉर्म में अगर दिखाई दे तो उसी को हम लोग कहते हैं क्लोन। ठीक है, तो यहाँ पर उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, क्लोन के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग पूछना चाहता है कि क्लोन्स जो होते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आंसर ये बताना चाहेगा। तो लाइफ स्पेन में वो सिमिलर होते हैं, ग्रोथ रेट में सिमिलर होते हैं, फिजियोलॉजी में सिमिलर होते हैं, जेनेटिक मेकअप में सिमिलर होते हैं। लाइफ स्पेन तो आप समझते हो, लाइफ का जो टाइमिंग होता है बर्थ टू डेथ के बीच में जो टाइमिंग होती है। ग्रोथ रेट वैसा ही है, बर्थ से लेकर आपको डेथ तक बॉडी में बहुत सारे चेंजेज होते हैं, वो रेट की बात हो रही है। और फिर फिजियोलॉजी का मतलब कि बॉडी के शेप में, डिज़ाइनिंग में अगर कोई चेंजेस हो या सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, उसकी बात होती है। और लास्ट हमारा टॉपिक आता है जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप का अर्थ हो गया कि डीएनए के बेस पर, है ना। मतलब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के जैसा हो, बट डीएनए के बेस पर, क्रोमोजोम के बेस पर, जीन के बेस पर। डीएनए बोल दिया तो जीन भी हो ही गया, ठीक है ना, क्योंकि डीएनए के छोटे सेगमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक मेकअप। ठीक है, तो आप क्लोन को लेकर समझो, तो क्लोन्स आर द इंडिविजुअल्स दैट हैव एग्जैक्टली द सेम। यानी क्लोन्स ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। किस आधार पर? तो जेनेटिक मेकअप के आधार पर, यानी आनुवांशिक गुणों के आधार पर, है ना, आनुवंशिकी के आधार पर, आनुवंशिकी के आधार पर। ये बात आप हिंदी मीडियम के बच्चे कर सकते हैं, आनुवंशिकी के आधार पर। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ये डी का आंसर हो जाता है। ओके, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपको अगर समझ में आ रहा है ठीक से देख लीजिएगा, अगले टॉपिक पर हम लोग यहाँ से आते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद फीमेल गैमेट। फ्यूजन, यहाँ ध्यान देना बाबू, 14 नंबर क्वेश्चन है। फ्यूजन, फ्यूजन का अर्थ क्या होता है? फ्यूजन का अर्थ क्या होता है? फ्यूजन का अर्थ होता है मिलना, है ना। फ्यूजन का अर्थ होता है मिलना, मिल जाना, मिल जाना, एक दूसरे में मिल जाना। ठीक है, एक दूसरे में मिल जाना। और फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, है ना, विथ फीमेल गैमेट क्या कहलाता है? तो जैसे ह्यूमन के केस में अगर देखा जाए, ह्यूमन के केस में अगर देखा जाए, तो ह्यूमन के केस में जो मेल होते हैं, ठीक है, उस मेल का जो गैमेट है वो हो जाता है स्पर्म। ठीक है, और फीमेल का जो गैमेट होता है, गैमेट का मतलब होता है युग्मक, है ना, वो ओवम सेल कहलाता है। और आप जानते हो स्पर्म जो ऐसे ऐसे लगभग रहता है, और यहाँ पर ओवम ऐसे लगभग रहता है। ठीक है, तो ये स्पर्म जो है ओवम के साथ मिक्स हो जाता है, ये फ्यूज हो जाता है, मतलब ओवम के साथ स्पर्म जो है मिल जाता है। ठीक है, तो ये फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का मिलना हो रहा है।
दो सेल आपस में मिल रहे हैं पूरी तरह से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो देखिए, दो ही सेल आपस में मिल रहा है, इस प्रोसेस में क्या क्या है? एक वर्ड आता है सिनगैमी, दूसरा है डबल फर्टिलाइजेशन, तीसरा है पोरोगैमी, चौथा है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा। पोरोगैमी होगा ही नहीं, ट्रिपल फ्यूजन होगा ही नहीं, बच गया सिनगैमी। तो हमारा आंसर आ जाता है सिनगैमी। तो हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात नहीं करेंगे, हम सिनगैमी की बात करेंगे। और सिनगैमी के लेकर भी एक बात यहाँ समझिएगा आप सब लोग, यहाँ पर सिनगैमी के केस में आपको हम समझा दें कि सिन का मतलब होता है टुगेदर, है ना, टुगेदर, टुगेदर। और गैमी वर्ड का अर्थ होता है, गैमी का वर्ड होता है मैरिज, ठीक है, मैरिज। तो यहाँ देखा जाए तो बड़ा अजीब सा बात है, टुगेदर मैरिज के सेंस में आता है। मैरिज का अर्थ ही होता है फ्यूज हो जाना, मैरिज का अर्थ ही एक तरह से फ्यूजन होता ही है, फ्यूज हो जाने के सेंस में ही होता है। तो यहाँ टुगेदर का सेंस है, टुगेदर मतलब गैमेट के सेंस है, बोथ गैमेट। टुगेदर का अर्थ यहाँ हो गया बोथ गैमेट्स, यानी दो युग्मक, ठीक है। तो दो युग्मक का, दो गैमेट्स का आपस में मिल जाना, तो यहाँ पर सिनगैमी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 14th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 14th नंबर क्वेश्चन से आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं बाबू हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, स्वीट पोटैटो, मीठा आलू, सुने होंगे, शकरकंदी जैसा, कोन भी कहते हैं बिहार में। वेजिटेटिवली थ्रू, तो कहता है मल्टीप्लाई, यहाँ वर्ड आ रहा है मल्टीप्लाईज। मल्टीप्लाई का अर्थ होता है एक तरह से खुद को प्रोड्यूस करना, है ना, प्रोड्यूस करेगा तो अपने नंबर्स को बढ़ाएगा ये, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो कैसे अपने आप को बढ़ाता है, और वेजिटेटिव मेथड इसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव मेथड का अर्थ हो गया कि प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट क्या है। तो देखो प्लांट्स में जब भी हम वेजिटेटिव पार्ट की बात करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो मूल रूप से इसमें आता है आपको रूट, ठीक है, दूसरा आता है स्टेम, और तीसरा आता है लीफ, ठीक है। ये मेन वेजिटेटिव पार्ट आ जाता है इस वेजिटेटिव पार्ट के अकॉर्डिंग। तो भाई स्वीट पोटैटो कैसे वेजिटेटिवली ग्रो कर रहा है, कैसे अपने आप को प्रोड्यूस कर रहा है वेजिटेटिवली, तो आंसर इसी तीन से कंसर्निंग होगा। तो भाई लिप से तो होता ही नहीं है, ये बात हमें याद रखना है। और पार्थेनोजेनेसिस तो होता ही नहीं है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब हो गया कि फीमेल गैमेट डेवलप हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, ये पार्थेनोजेनेसिस है, तो इसको तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे। देन आफ्टर थर्ड ऑप्शन आ रहा है सी, रूट्स। तो यहाँ रूट हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारा मेन आंसर हो जाएगा रूट, यानी रूट के थ्रू इसमें डेवलपमेंट होता है, तो ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा। और डी तो खैर होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, डी हमारा आंसर, सी आंसर होगा रूट, ठीक है। क्योंकि जैसे कि अगर आप स्वीट पोटैटो का अगर आप फिगर जैसे ड्रॉ करते हो, ठीक है, इसमें भी आई जैसा वगैरह बना रहता है, ठीक है, तो यहीं से इसका प्लांटेशन का ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। प्लांट का ग्रोथ यहीं से ऐसे प्लांट का ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, जैसे नॉर्मली होता है आलू में, पोटैटो में, उसी तरह यहाँ से हो जाता है। तो ये रूट के थ्रू, क्योंकि ये एक तरह का रूट फॉर्म ही होता है, ये प्लांट का रूट फॉर्म ही होता है, रूट फॉर्म ही होता है, रूट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का, स्वीट पोटैटो मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली, मतलब कायिक रूप से स्वीट पोटैटो कैसे ग्रो करता है, तो दैट्स अ बाई रूट, ठीक है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला टॉपिक आता है क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ड है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, परागन, है ना। परागन क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। आप लोग प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में एक वर्ड पढ़ते हैं, जैसे स्टैमेन हो गया, है ना, स्टैमेन, पराग कोश, यहाँ पर फीमेल का पोर्शन आ गया, ठीक है, पिस्टिल हो गया, और यहाँ पर आप देखिए तो ये हो जाता है एंथर। एंथर एक्चुअली पराग कोश हो गया। स्टेमेन का अर्थ होता है पुमंग, है ना, पुमंग होता है, गलत बोल दिए थे, ये एंथर पराग कोश है, क्या है जी, पराग कोश होता है। और ये होता है स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा। स्टिग्मा का अर्थ हो गया
वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र। और आप अच्छे से जानते हो कि एंथर के इनसाइड में पराग कोश के अंदर पराग कण का निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन, है ना, पॉलन ग्रेन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पराग कण। ठीक है, तो परागकण की बात होती है। तो पराग कण का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र के सरफेस पर आने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। अब कहने का अर्थ है कि ये पॉलन ग्रेन जो है, परागकण है, एंथर से स्टिग्मा पर कैसे आता है, यानी कि पराग कोश से वर्तिकाग्र पर कैसे आता है। पॉलिनेशन में हम लोग तो ये तो पढ़ ही लेते हैं कि भाई पराग कोश से पराग वर्तिकाग्र पे पराग कण के आने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। इन इंग्लिश देख लो तो एंथर से स्टिग्मा पर अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफरिंग हो रहा है तो ट्रांसफर होने की इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो अब कई बार क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएगा कैसे, एंथर से। एक हमें कोई एजेंट चाहिए जो इसको कैरी करे, ठीक है। तो अलग अलग एजेंट होता है, तो अलग अलग एजेंट में अलग अलग नाम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैट के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है, किसके थ्रू, तो बैट के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है। तो बैट के लिए तो सीधा सीधा आपको याद रखना पड़ेगा, तो आंसर आ जाता है हमारा सीधे सीधे चिरोटिरोफिली, ठीक है ना, चिरोप्टेरोफिली, इसी से बैट। तो बैट पॉलिनेशन का नाम में आ जाता है चिरोप्टेरोफिली, ठीक है। अब अगर हम अलग से थोड़ा सा इसको बताना चाहें, हम अलग से, तो आपको ज़रा सा बता दें, इसको भी याद रखना चाहिए। ऑर्निथोफिली जो है ये भी पॉलिनेशन का ही प्रोसेस है, ठीक है। तो बर्ड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो गया तो ऑर्निथोफिली हो गया, है ना। एंटोमोफिली की बात करें तो इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो ये हो जाता है, ठीक है। और वही वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है, वाटर, ठीक है, तो इसके थ्रू पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पर हाइड्रोफिली हो जाता है। लेकिन अगर बैट से पॉलिनेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर चिरोट्रोफिली हो जाता है। तो ऐसे चारों का आंसर आप जान गए, बट पूछ रहा है सिर्फ बैट, तो बैट के लिए आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। यहाँ तक अगर आपको ठीक है तो ठीक है, कोई डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट चैप्टर में ही है हम लोग अभी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था अभी भी हम लोग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी स्टार्ट इन द मेल बिटवीन, मेल हो फीमेल, सब में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, मेल की बात हो फीमेल की बात हो। तो प्यूबर्टी एज क्या है, जिसमें सेक्सुअल कैरेक्टर जो है डेवलप होने की शुरुआत हो जाती है। जैसे ह्यूमन बीइंग की ही बात करें हम, तो सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे डेवलपमेंट अगर शुरू हो जाए तो सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट वाले एज की ही बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वो आ जाता है 13 to 16 ईयर्स में, ठीक है। आंसर हमारा ए होगा। तो ये तो फटाफट आपको ऐसे ही याद कर लेना होगा। 8 से 10 बहुत कम हो गया, 10 से 12 भी थोड़ा कम ही हो गया, और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो 13 से 16 साल, ठीक है। मेल हो तो और फीमेल हो तो, है ना, फीमेल हो तो दोनों के लिए एज लगभग लगभग यही होता है। तो प्यूबर्टी स्टार्ट्स इन मेल की बात हो चाहे फीमेल की बात हो, दोनों के लिए सेम केस आप याद कर सकते हो, 13 to 16 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब अगले टॉपिक पर अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, और 18 नंबर क्वेश्चन पूछता है, बताता है यहाँ पर भाई कि डिप्लॉयड क्या होते हैं। डिप्लॉयड पाओ वर्ड से ही क्लियर है, डी आई, डी आई का मतलब ही हो जाता है दो, टू वर्ड के सेंस में आता है ना। तो यहाँ पर डिप्लॉयड का सेंस आता है, तो डिप्लॉयड हैप्लॉयड वर्ड याद रखना चाहिए। जैसे कि रफ में हम आपको एक बात समझा दें कि जैसे कि कोई सेल, जैसे ह्यूमन सेल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ह्यूमन अगर हम सेल की बात करते हैं, तो ह्यूमन सेल जनरली अगर सेल है तो सेल में क्रोमोजोम का नंबर 2n के फॉर्म में शो करते हैं। तो जब भी क्रोमोजोम को 2n के फॉर्म में शो करते हैं ना, तो ऐसे सेल को हम लोग डिप्लॉयड सेल कहते हैं, डिप्लॉयड सेल कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग n के फॉर्म में शो करते हैं, n के फॉर्म में, तो ऐसे सेल को हम लोग हैप्लॉयड सेल कहते हैं, ठीक है। और अक्सर हैप्लॉयड सेल जो होता है ना, अक्सर हैप्लॉयड सेल जो होता है ना, वो गैमेट सेल होता है, ठीक है, गैमेट सेल होता है।
गैमेट सेल वो दोनों हो सकता है, स्पर्म भी हो सकता है गैमेट सेल में और ओवम भी हो सकता है। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो स्पर्म मेल के केस में आ जाता है और ओवम फीमेल के केस में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर युग्मक के लिए गैमेट सेल के लिए तो डिप्लॉयड सेल कौन सा होगा, तो पूछ रहा डिप्लॉयड इसमें से कौन सा होगा, ओवम होगा नहीं। ओवम इसलिए नहीं होगा क्योंकि ओवम में ऑलरेडी आपको बता दिए हैं ओवम सेल ये हैप्लॉयड होता है, ये हैप्लॉयड होता है एन, इसको हैप्लॉयड कहते हैं, हैप्लॉयड होता है ये। ठीक है, और पॉलन, पॉलन में भी हाँ सोचना होगा, पॉलन में भी मेल गैमेट के सेंस में आ जाता है। मेल गैमेट किस में, प्लांट के केस में। मेल गैमेट किस में, तो प्लांट के केस में। तो यह भी क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और बच गया यहाँ पर बोथ ए एंड बी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दोनों के दोनों ए और बी दोनों के दोनों हैप्लॉयड है। तो लास्टली ये बच गया जाइगोट। क्योंकि जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल होगा, इसलिए डिप्लॉयड होगा क्योंकि देखो स्पर्म है ना, स्पर्म और ओवम दोनों हैप्लॉयड हैं, दोनों हैप्लॉयड हैं और ये दोनों मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है 2n। ठीक है, ये जाइगोट बनते हैं इसलिए डिप्लॉयड सेल कहलाता है और ऑलरेडी यहाँ पे बता रखे हैं 2n को लेकर कि डिप्लॉयड सेल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन हो गया डिप्लॉयड के सेंस में। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चन में हम लोग एक बार फिर से बढ़ते हैं, थोड़ा फटाफट करना भी होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ एलिफेंट। तो नॉर्मली याद करने की बात है, जीवन काल क्या है, आयु क्या है, लाइफ स्पेन, तो इन नॉर्मली याद रखने की चीज़ है। तो 60 टू 90 ईयर ये आप याद रख लीजिए, सबका अलग अलग याद रखना होता है। ठीक है, तो हाथी का जीवन अवधि क्या होता है, हल्का क्वेश्चन है, पूछ देता है कभी कभी, तो इसको याद रखने की चीज़ है, हाथी के बारे में नॉर्मल से चीज़ है। ठीक है, तो चलो यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड, है ना, 20 नंबर क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड, गैमेट के बनने के, फॉर्मेशन का अर्थ होता है बनना, प्रोसेस का अर्थ होता है प्रक्रिया। तो गैमेट, गैमेट का मतलब क्या हो गया, स्पर्म ओवम, है ना, तो गैमेट के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला सीधा सीधा आंसर दिखाई दे रहा है, गैमेट से कंसर्निंग भी है ना। तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का मतलब तो गैमेट जानती हैं, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। और एक बड़ी अच्छी बात होती है कि गैमेटोजेनेसिस, आंसर तो यही होगा गैमेटोजेनेसिस, लेकिन दो बातें सीख लीजिए इससे रिलेटेड कि यहाँ पर दो तरह का गैमेटोजेनेसिस होता है, दो तरह का। ठीक है, जैसे पहला हो गया स्पर्मैटोजेनेसिस, स्पर्मैटोजेनेसिस, और दूसरा क्या हो गया, oogenesis, है ना, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, और यहां आ जाता है ओवम फॉर्मेशन। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस में यही बात हो गया, तो गैमेटोजेनेसिस गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो हो गया आंसर, ये आंसर नंबर सी गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो इसमें और आपको दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन प्लांट्स इज कॉल्ड। देखो बाबू, प्लांट के ग्रो करने के और मैच्योर होने के, मैच्योर होने का मतलब हो जाता है कि एबल टू प्रोड्यूस, एबल टू प्रोड्यूस होने का मतलब हो गया कि इसमें गैमेट फॉर्मेशन होने लगेगा, सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होने लगेंगे, है ना। तो इस सेंस को लेकर हम लोग मैच्योरिटी के सेंस, मैच्योरिटी यहाँ पर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की बात होती है ना, ये बात याद रखिएगा, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की बात होती है यहाँ पर, ये बात याद रखेंगे आप। तो प्लांट में पूछता है कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी किस फेज में आती है। ठीक है, तो प्लांट की रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की बात करें तो सीधा सीधा ये याद रखना है, प्लांट कंसर्निंग है तो वेजिटेटिव फेज, ये एक बार में याद करने की चीज है। जुवेनाइल फेज नहीं होगा, जुवेनाइल जो है ये एनिमल के सेंस में आता है, ये जो है ना ये एनिमल के सेंस में आ जाता है, सेम चीजें हैं एनिमल के सेंस में, है ना। एनिमल में अगर पूछा जाए मैच्योरिटी फेज क्या होगा तो उसको आप जुवेनाइल फेज कह देते हो, प्लांट में पूछा जाता है तो वेजिटेटिव फेज हो जाता है।
ए और बी का कोई मतलब ही नहीं बनता, नन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्या जी, इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो अगले पर आ जाते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। 22वां क्वेश्चन, ठीक है, कि विच पार्ट ऑफ पी इज एडिबल। पी जानते हो ना, मटर। मटर, मटर का कौन सा भाग खाया जाता है, एडिबल, खाने योग्य है। एडिबल का अर्थ होता है खाने योग्य, खाने योग्य, सॉरी, खाने योग्य कौन सा पार्ट होता है। तो मटर में क्या खाते हैं हम, तो ये सीधा सीधा सीड ही खाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, थैलेमस तो होता ही नहीं है, खाते ही नहीं है। एंडोस्कार्प खाते नहीं, कवर है। एंडोस्पर्म भी नहीं खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं, ये भी नहीं खाते हैं। सीड है, सीड सीधे सीधे याद रखने की बात है, एडिबल पार्ट होता है, तो ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा 22वां क्वेश्चन था जो इससे कंसर्निंग है। बहुत आसान है। तो हमारे ऑलरेडी कहने का एक ही मतलब था कि भाई आप इसके साथ साथ ऐसा रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर देखो, और कोई डाउट होता है तो ज़रूर बताओ। ठीक है, और कोई सेशन तो बताना कमेंट में। ठीक है ना, थैंक यू, मिले अगली क्लासेस में। ओके ओके।